अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू शो। ऐसा नहीं था कि तहरीक इंसाफ को 9 मई मामले को सियासी तौर पर हल करने का कभी मौका नहीं मिला, ये कहना गालिबन दुरुस्त नहीं था। बहुत सारी पैगाम रसानियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें इस पर रिपोर्ट हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। इवन बानी पीटीआई खुद बताते रहे, खुद अब तक स्टेटमेंट जो देते हैं उनमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट यही थी कि 9 मई के मामले को सेटल करने के लिए उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप इस पे सेटल कीजिए, इसको उसको देखिए, लेकिन वो ना हुआ। अब वो इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया है तहरीक इंसाफ के लिए कि शायद उसे अब आने वाले दिनों में टैकल करना नामुमकिन हो जाए। और ऐसा नहीं था कि कोई सियासी ऑप्शन नहीं था, कोई सियासी डायलॉग का रास्ता नहीं था, ये वो सारे रास्ते थे जो खुद तहरीक इंसाफ की जानिब से सियासी ऑप्शन लेने की बजाय बंद किए गए। और अब सूरत हाल ये है कि जो बानी पीटीआई हैं उन समेत 9 मई के मुकदमात में जितने सुपरस्टार्स तहरीक इंसाफ के गिने जाते हैं, उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हों, अली अमीन गंडापुर हों, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा GHQ हमला केस में हैं वो, शीरी मज़ारी साहिबा हों, फवाद चौधरी हों, असद उमर हों, उमर सरफराज चीमा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, मियाँ महमूद रशीद, मुशर्रफ जमशेद चीमा समेत बाकी सारे लोग जो हैं, हमाद अजहर हों उसमें, और मुराद सईद, वासिक क्यूम अब्बासी जो हैं, ज़ुबैर खान न्याजी, तो तकरीबन सारे लोग बुक हैं इसमें। और ना सिर्फ यहाँ बुक हैं बल्कि जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो फेस गिना जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उमर अयूब साहब बहुत बड़े सुपरस्टार गिने जाते हैं, उनके खिलाफ भी अयाज सादिक साहब ने रेफरेंस भेज दिया। हरीपुर जो हल्का बनता है NA का 18, वहाँ से आपके बाबर नवाज साहब की दरख्वास्त आई और उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि ये एक तो जो इन्होंने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया उसमें बहुत सारी गलतियां और मिस्टेक हैं मुबैना तौर पर जो दरखास्त है। एक तो ये मैटर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसे 4 जून को वो सुनेगी, तो वो एक तो केस वहां शुरू हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब के कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर बड़े मसाइल थे, बड़े प्रॉब्लम्स थे, तो बात इस तरफ चल पड़ी। अब कल आप देखिए थाना रमना का जो मामला बना, उसमें जो उनके रुकन हैं कौमी असम्बली के अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, वो 10 साल कैद उनको हो गई, 10 साल के लिए वो बुक हो गए। साहबजादा हामिद रजा जो हैं उनका कंक्लूड होने वाला है केस फैसलाबाद से। तो इस तरह मामला जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर जब बिखर जाएंगे तो अब MNA हैं, आप देखें कि 9 मई के केसेस के अंदर उनको और 11 उन समेत 11 कारकुनान को जो है वो सजा दे दी गई है कि किसी के ऊपर जो है वो चार्ज साबित ही नहीं हुआ, उनका कसूर ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है उनके खिलाफ। 52 के करीब हमारे जो MNAs हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर नामजद हैं। हमारे लीडर ने गुज़श्ता रोज़ हमसे बात करते हुए अडयाला जेल में फरमाया कि किसी यजीदी निज़ाम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। 27वीं तरमीम के इशारे दिए जा रहे हैं कि अब जी 27वीं तरमीम करनी है, तो आप जितनी तरमीमें कर रहे हैं जो आपने पहले तरमीमें की हैं, इनका दिल ये है कि ये तादाद जो है तहरीक इंसाफ की कम की जाए, इनको फारिग किया जाए, आप जो मर्जी है कर लें। क्या आप इस फस्तायत का झूठा निजाम बनाया हुआ से चला पाएंगे? उधर एडवोकेट फैसल चौधरी एक हफ्ता कबल ही खतरे को भांप गए थे। उन्होंने PTI अरकान की नाअहलियों की क्या पेशगोई की थी, जरा सुन लें। 40 दिन का जो इंदिया दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आई कैन सी लॉट्स ऑफ इनोसेंट पीपल जो इसमें नामजद किए गए हैं वो भी सजा पाएंगे और सिटिंग इनका टारगेट होगा सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस। और मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ, प्रीएम्प्ट भी कर रहा हूँ, आई एम अपडेटिंग, और ये मैं दिन से कह रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से होगी ताकि इनका जो डिपेंडेंस है पीपल्स पार्टी पे भी ख़त्म किया जाए, जो मखसूस नशिस्तों में भी इनको जो है ड्यू शेयर मिल जाएगा और उससे भी इनकी डिपेंडेंस कम होगी। और उसमें जो चीज़ें, क्योंकि ये मामला जो हैं ज़ाहिर है मुझे एज है कि मुझे अदालतों की राहदारियों से भी सरगोशियाँ जो हैं हम सुन लेते हैं। रिपोर्ट आप देख रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एक जो फैक्टर तहरीक इंसाफ का पीछा नहीं छोड़ रहा, वो आप ये कहिए कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है तो ये और बात है, आप कहिए कि उनका क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है तो ये और बात है, लेकिन बात यह है कि सियासी तौर पर चीज़ों को टैकल करने के लिए सबसे पहले किसी ने भी अगर बात की तो उसने कहा गारंटी कौन देगा। अब जो मीडिया स्पेकुलेट हो रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्टों ने भी इस पर रिपोर्टिंग की है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम जो है वो पाकिस्तान आई थी और वो 4 दिन उन्हें किसी ने अटेंड ही नहीं किया। इससे पहले जब वो 2 माह पहले कबल आए थे तो उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, बानी पीटीआई से भी उनकी मुलाकात करवाई गई और आला तरीन ताकतवर तरीन लोगों से भी वो मिले। अब मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि उनको तो अटेंड ही नहीं किया गया।
हालांकि वो अलीमा खान साहिबा से राब्ते में हैं, वो लोग ताजिर भी हैं उसमें इसके अलावा जो अमरीकी डॉक्टर्स भी हैं अलीमा खान साहिबा के अलावा, वो अली अमीन गंडापुर साहब से भी राब्ते में हैं, लेकिन उन्हें अटेंड नहीं किया गया क्योंकि उस वफ्त का ख्याल था कि हमें अटेंड इसलिए नहीं किया गया, जो तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया था उसने इतना डेंट डाला कि अब हमें कोई अटेंड नहीं कर रहा। यानी आप यूं कह लीजिए कि वो सफारतकारी करने आए थे, ब्रिजिंग करने आए थे खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो लेकिन वो नाकाम हो गए। वो कह रहे हैं गारंटी कोई नहीं है। तो वो गारंटी का मामला अभी तक जो है वो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। एक तो ये हो गए सियासी मामलात। सियासी मामलात के साथ साथ बात रुक नहीं रही। बात इसलिए नहीं रुक रही कि अब दुश्मन मुल्क के जो अस्करी हुकाम हैं उनकी तरफ से तस्दीक आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान जो दावे कर रहा था उन दावों का आप जब दुश्मन मुल्क से तस्दीक उसकी आती है तो फिर पूरी दुनिया ने जो रिपोर्टिंग की होती है उस पर मोहर सब्त हो जाती है। इंडिया के जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सिंगापुर में ये मौजूद थे और ब्लूमबर्ग टीवी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। तो चौहान साहब से पूछा गया कि आपके तैयारे 6 गिरे हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये देखिए कि गिरने के फैक्टर्स क्या होते हैं, गलतियां क्या होती हैं, टेक्निकल मसाइल क्या होते हैं, इस तरह की बातें। एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट उनकी थी वो उन्होंने कहा कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये है कि क्यों गिराए गए, क्या गलतियां हुई। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बात की वो भी देख लें जरा। तो ये तो मुद्दा था। आप देख रहे हैं कि सरहद पार से वहाँ के हुकाम की जानिब से और ख़ास तौर पर आला हाई प्रोफाइल लोगों की जानिब से तस्दीक का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, और वो भी एक इंटरनेशनल फोरम पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग उनसे बात करता है। ये मुद्दा तो है ही, लेकिन साथ पॉलिटिकल डिस्कशन को ही आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले। और बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते हैं, बड़े क्लोज हैं उनके, उनसे जानते हैं कि कितना कठिन है इस वक्त तहरीक इंसाफ का सर्वाइव करना, चूँकि 9 मई का जो मामला है उससे पीछे छड़वाना अब नामुमकिन हो गया है। सियासी तौर पर उसे टैकल करने का जो मसला था वो हल हो नहीं सका। तो बैरिस्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि 9 मई का मामला तो अब बढ़ गया है, बड़े अहम तरीके से आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, और ये जाहिर बात है बड़ा तकलीफदेह है तहरीक इंसाफ के लिए। और 9 मई को प्रॉपर टैकल नहीं शायद किया गया। बहुत सारी जगहों पे बड़ी ऑफर भी थी कि 9 मई को टैकल कीजिए, उस पर बात कीजिए, उस पर बैठिए, डिस्कशन कीजिए। एग्जैक्टली क्या स्टेटस है और कितने मेंबरान आपके 9 मई की जद में आ सकते हैं, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बलियों में भी? 9 मई के हवाले से असल में जिस तरह से आपने देखा, हमारे MNA NA1 लतीफ़ चित्राली साहब हैं चित्राल से, कल उन्हें जिस तरह से सज़ा हुई, 10 साल की सज़ा सुनाई गई एक थाना जलाने के वाक़े में। हालांकि ना वो वहाँ थे, ना उस तरह उनकी प्रॉपर शहादत रिकॉर्ड की गई और जल्दी से सज़ा सुनाई गई, और उसके बाद आपने देखा सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालिफिकेशन। अब ओवरऑल आप 9 मई के हवाले से बात करें तो तकरीबन MNAs देख लें तो वो मेरी जो अपनी असेसमेंट है 12 से 14 हैं डायरेक्टली जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं। जो चाहे पिंडी वाला GHQ का केस हो, वहाँ अगर आप देखते हैं तो आपको ज़रताज गुल बीबी जाती हुई नज़र आती हैं, शंदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद ख़ान, आपके राय हसन नवाज़ हो गए, अहमद चट्ठा हो गए, मतलब ये लोग जा रहे हैं। फिर इसी तरह फैसलाबाद 9 मई के केसेस चल रहे हैं, वहाँ जो MNA हैं साहिबजादा हामिद रज़ा हो गए, ठीक है, इसी तरह निसार जट साहब, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर फेस कर रहे हैं। लाहौर में इसी तरह डिफरेंट सेट है लोगों का। तो ओवरऑल अगर MNAs देखा जाए तो 12 से 14 तो डायरेक्टली आएंगे। इसी तरह MPAs भी हैं जो 9 मई के केसेस फेस कर रहे हैं। अच्छा, गंडापुर साहब पे भी GHQ केस है 9 मई का ही, मगर उन पे फर्ज जुर्म नहीं आयद हुई, कोई आयद नहीं हुई। बिल्कुल फर्ज जुर्म नहीं आयद। आप कह रहे हैं कि ये वो है जो कंक्लूड हो सकते हैं, जो कंक्लूड हो सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है। 12 वो बताएं जिनमें फर्द जुर्म आयद होता है कि जून के महीने फर्द जुर्म आयद हो के एविडेंस एडवांस स्टेज पे ट्रायल मुकम्मल हो गया, यानी जो मैं देखता हूं कि महीने के अंदर कंक्लूड हो सकते हैं। ठीक, महीने के अंदर कंक्लूड हो सकता है। अच्छा, दूसरा अयाज सादिक साहब की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाबर नवाज़ खान का जो रेफरेंस था एप्लीकेशन, यानी उन पे एलिगेशंस की, वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे भी कोई इस तरह की तलवार लटक सकती है? खैर 9 मई भी है उन पे।
अच्छा ये देखें ना, अब देखें स्पीकर का रोल बेसिकली स्पीकर है कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अभी इससे पहले एक रेफरेंस जमशेद दस्ती साहब का भेजा गया, हालांकि होना ये चाहिए कि स्पीकर साहब देखें पोस्ट ऑफिस तो है नहीं, उनके पास कोई शिकायत आई है, देखें अब वो देखें 62-63 के मेयार पे उतरती नहीं है कि नहीं उतरती, पहले स्पीकर ने फैसला करना है। रेफरेंस क्या मेंबर के ख़िलाफ़ बनता भी है कि नहीं है, बनेगा तो फिर आपने आगे फॉरवर्ड करना है ना। मगर हमने जमशेद दस्ती साहब की सूरत में देखा कि ऑटोमेटिकली किसी ने एलिगेशन लगाया कि जी इन्होंने प्रॉपर्टी की कंसीलमेंट की हुई गई है, वो उठा के इलेक्शन कमीशन में भेज दिया गया। इसी तरह अब दोबारा से जो अब आपने बाबर नवाज साहब का नाम लिया, इन्होंने बाद में इन्हें इलेक्शन की मुबारकबाद देने के बाद याद आया कि शायद जो है ना उमर अयूब साहब ठीक नहीं जीते, तो उन्होंने अब आके दरखास्तें देना शुरू की। जब उनकी दरखास्तों का कहीं कुछ नहीं बना तो अब उन्होंने स्पीकर ऑफिस में भेज दी गई। और इंटरेस्टिंगली ना उमर अयूब साहब को पता चला, ना किसी पार्टी मेंबर को पता चला गया, ना कोई हेयरिंग की गई, और उसको भी रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन भेज दिया गया। हालांकि उसमें भी देखा जाए तो एलिगेशंस कोई भी इस तरह के नहीं है। मतलब एक लंदन में बैठे किसी और शख्स की प्रॉपर्टी का हवाला दे के कह देना कि जी ये उमर अयूब साहब की प्रॉपर्टी है और इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की। अगर इस तरह से करके चलाना है तो फिर तो साफ़ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का वजूद इस वक्त पार्लियामान में जो है ना काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो है इन्हें बिल्कुल जो है ना पार्लियामेंट से सफाया कर दिया जाए। करेंगे क्या? 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब देखिए ना, अभी ये 12 से 14 लोग भी आपके जो मेन फेस हैं, जरताज बीबी समेत आप हैं, सारे लोग जितने भी, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये फिर इसका कानूनी तौर पर तो चले, मुकदमा चल रहे हैं, फिर ये सारे जेलों में चले जाएंगे, तो एहतजाज करने वाला पीछे कोई नहीं है, ना लोग बाहर आ रहे हैं, हालात कुछ बदले हैं काफ़ी शिद्दत के साथ, तो फिर कोई लाहे अमल, कोई इस पर कोई पॉलिसी लाइन क्या करेंगे इस पर? अच्छा देखें, बात यह है कि ये तो एक सोच है जो गैर जमहूरी सोच है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, एक ऐसी पार्टी जिसका इलेक्शन छीना गया, जिसका सिंबल छीना गया, जिसको अब रिज़र्व सीटें भी डिनाई करने की तरफ जाया जा रहा है, उस तरह से क्या ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करके क्या सियासी पार्टी ख़त्म हो जाएगी? क्या पार्लियामान में होने से क्या सियासी पार्टी का वजूद रहता है? पास में आपने पीपल्स पार्टी के साथ देखा जो कुछ हुआ, क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? आज भी वो मौजूद है इतने मतलब अरसे के बाद भी। तो ये सियासी जो बेसिकली जो सोच होती है ना, वो कभी भी इस तरह से ख़त्म नहीं होती। आप कहें कि पार्लियामान की नुमाइंदगी छीन के इन्हें बाहर बिठा के जेलों में डाल के ख़त्म कर लेंगे। देखें ये तो चंद लोग हैं ना, ये तो फेसेस हैं। देखें अगर इमरान खान जेल काट रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल काट रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल काट रही है, तो चंद और भी काट लेंगे। क्या उससे तहरीक ख़त्म हो जाएगी? तहरीक नहीं ख़त्म होगी। देखें वर्कर वहीं मौजूद है, लोग वहीं मौजूद हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इमरान खान ने सोच दी है, वो सोच अब मिट नहीं सकती। मेरा मुद्दा ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। नहीं सर, मैं आपने पीपल्स पार्टी की मिसाल दी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप फिर पीपल्स पार्टी में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो फांसी के फंदे पे झूल गए थे, शहीद जमहूरियत कहा जाता है उन्हें आज भी, सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट उसको करेक्ट करने की कोशिश की। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि फिर आप अगर ये एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं, आपका राइट भी है, तो आप फिर इमरान खान साहब को बाहर आता नहीं देख रहे, अभी वो अंदर ही हैं? देखें इमरान खान देखें कोई अपने लिए उस तरह से चोर दरवाज़ा भी नहीं देख रहे। देखें इमरान खान की पॉलिटिक्स और नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें इमरान खान कोई वो शख्सियत नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो बाहर आ जाए और चुप रह जाए। आप कहें कि जी वो कोई चीज़ ऐसी मान ले कि बाहर आए, जलसा ना करे, मूवमेंट ना करे। इमरान खान का जो ओवरऑल टिल्ट किसके साथ है? वो अवाम के साथ है। इमरान खान ने जब भी अवाम में आना है, अवाम की ताकत से आना है और अवाम ही की तरफ रुजू करना है। तो ये इस तरह की क्या सराइयाँ या उस तरह की थ्रेट से आप समझें कि इमरान खान जो है ना किसी तरह से अपनी पोजीशन चेंज कर जाएंगे। सब आपने तो देखिए ना, आप देखिए इमरान खान ने अपना आप बड़े अच्छे से सियासत भी कर रहे हैं। देखिए आप टॉक शोज़ की जीनत भी बने होते हैं, आपने बड़ा अच्छा सा देखें पार्टी का अपना नैरेटिव कैरी किया है, बड़े अच्छे से उसे लेके चल रहे हैं, आप पॉलिटिकल मामलात को भी अच्छे से लेके चल रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान के मारूजी हालात को लेते हुए पॉलिटिकली खामोशी बहुत बड़ा आर्ट तस्वुर होती है, तो आप कह रहे हैं कि इस आर्ट को इमरान खान साहब नहीं जानते, ना वो इस आर्ट जैसे खामोशी जैसे आर्ट से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं किसी भी तरह का। वो बोलते रहेंगे, बयान देते रहेंगे, भले आपके अपने लोग जो हैं उन बयानात को डिफेंड ना कर पाएँ और पार्टी आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज़ होती हुई दीवार के साथ लगती जाए।
अच्छा देखें, खाली देखें आपकी पोजीशन नहीं होती, एक आपके जो मद्दे मुकाबिल जमातें होती हैं ना, वो भी चीज़ों की पोजीशन डिफ़ाइन कर रही होते हैं। अब देखें नून लीग इस वक्त किस आइडियोलॉजी को लेके चल रही है। हुकूमती जमात का इस वक्त जो वतीरा है वो मतलब इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि 1000 साल की अपोजिशन से 1 दिन की भी हुकूमत जो है ना बेहतर है। जब इस रवैये के साथ एक जमात हुकूमत में बैठी और हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ उस हुकूमत को बचाने के लिए करना चाह रही हो, तो देखें उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखें हम उस तरह से उस लेवल पे नहीं जा सकते। देखें हम कुछ पॉलिटिकल इक़्तिदार के अमीन हैं। देखें खाली सियासत इसलिए नहीं होती कि आपने आके किसी सीट पे बरजुमान होना है। देखें कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एथिक्स हैं, हमने उन्हें भी तो लेके चलना है ना। तो अब वो सारी चीज़ों को लेके अगर चल रहे हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ वो कॉस्ट बहुत छोटी हैं। बात है देखें एज एन ऑपोजिशन हम अपना एक रोल प्ले करें और हम उस रोल के ज़रिए अगर मुल्क की कुछ इक़्तिदार को डिफ़ाइन कर जाते हैं और मुल्क बेहतरी की समत में चला जाते हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। नहीं साहब, ये भी मुझे गाइड कीजिएगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि दोबारा एहतजाज की कॉल वगैरह दी है। इस तरह आप कॉल देंगे, फ़र्ज़ करें लोग नहीं आते, फ़र्ज़ करें तादाद उनकी कम निकलती है या हो भी नहीं पाता, कंक्लूड भी नहीं हो पाता, तो इस तरह तो पार्टी का अपना इमेज, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जिसकी बुनियाद पे वो पार्टी भी क्लेम करती है कि बड़ा लोगों के साथ राब्ते में है, लोग बड़ा पजीराई देते हैं, राब्ते से मुराद के लोग उनके नैरेटिव की सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत बड़ा डैमेज होगा इस तरह। तो गलत टाइम पे गलत एहतजाज की कॉल दोबारा से दी जा रही है उसी तरह, या आप समझते हैं कि यही सही समय है, यही एहतजाज की कॉल होनी चाहिए और अब लोग बाहर आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें टर्न द टेबल वाली सूरत हाल बन जाएगी? अच्छा देखें, इमरान खान साहब जब भी कोई कॉल देते हैं ना तो वो खाली को बेमानी कॉल नहीं देते, मतलब उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मसलहत होती है। खान साहब ने की जो इस वक्त विजिबिलिटी है, मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम सियासतदानों से बेहतर है। मतलब वो चीज़ों को जिस कैनवस पे देख रहे होते हैं अक्सर लोग उस तरह से नहीं देखते। देखें ये 24 नवंबर का एहतजाज था, कोई भी नहीं कहता था कि लोग इस तरह से निकलेंगे, तो आपके सामने आया, ठीक है ना। गवर्नमेंट साइड तो नहीं मानती, उस दिन के आदाद व शुमार देख लें। देखिए इमरान खान की कॉल और लोग ना निकलें, ये हो नहीं सकता। ठीक है, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इमरान खान की कॉल हो तो लीडरशिप में से शायद चंद चेहरे ना नज़र आएँ, वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, मगर इमरान खान कॉल ने तो मैं नहीं समझता कि कोई पीछे रहेगा। उमैर न्याज़ी साहब कर रहे थे और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि 12 से 14 लोग जो हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई होने का ख़तरा मौजूद होगा। उसमें उन्होंने नाम भी लिए, ज़रताज बीबी से लेकर अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब तक की डिस्कशन उन्होंने की, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मेंबर कौमी असम्बली नहीं है लेकिन उन पर भी 9 मई है जो वो भुगत रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले जी बड़ी अहम डिस्कशन हो रही थी जिसमें हम जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि अगर 9 मई प्रॉपर सियासी अंदाज से क़यादत की जानिब से, तहरीक-ए-इंसाफ के सारे स्टार्स की जानिब से और बानी PTI की जानिब से प्रॉपर टैकल किया जाता तो आज ये मामला ना बनते, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग कम अज़ कम कौमी असम्बली के 12 से 14 लोग हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, जिनका ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो चुका और कंक्लूड होने वाला है सारा मामला। और चित्राली साहब बारिश का वो पहला कतरा बने जो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ गए, और ये डाटा वो है जो तहरीक-ए-इंसाफ खुद बता भी रही है। इसी हवाले से हसन अयूब साहब मेरे साथ होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हसन अयूब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अब तो तहरीक-ए-इंसाफ से भी जब रब्ता करें तो वो कह रहे हैं कि हमारे कम से कम जो सुपरस्टार्स हैं वो 52 होंगे जो 9 मई की जद में आ सकते हैं। कल अब्दुल लतीफ़ साहब भी उस जद में आए, तो ये पैटर्न फिर किस तरफ जाएगा, इस पे कोई अंडरस्टैंडिंग है? आप कुछ इसमें शेयर कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है? नहीं, असल में जो 9 मई के मुकदमात हैं ना, जिस जगह जहाँ फौजदारी मुकदमा बना या इंसादे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर जो मुकदमात हैं वो ज़ेर समात हैं। हर क्रिमिनल केस के जो मेरिट्स हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये नहीं है कि जो रमना में जो थाना रमना हमले के ऊपर जो मेरिट्स थे वही मेरिट्स जो हैं वो जिना हाउस लाहौर के हैं, या वही जो है वो अस्करी टावर के हैं, या वही जो है वो पेशावर के या मियाँ वाली बेस हमले के हैं। हर एक के मेरिट्स मुख्तलिफ हैं, हर एक में हर एक शख्स का रोल मुख्तलिफ है। यानी एक ही तरीके से अगर सज़ा जो है वो नहीं होगी, इसमें हर एक की सज़ाएँ मुख्तलिफ हो सकती हैं। कहीं बरियत भी हो सकती है, कहीं सज़ाएँ भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कानात जो हैं जिनकी बरियत होनी थी उन लोगों को तो ऑलरेडी बेल्स मिल चुकी हैं, और जो अभी तक कैद में हैं, जो अंडर ट्रायल हैं,
उनके लिए जो है मुश्किलात ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो रमना वाला मामला था, इसके अंदर जो एविडेंस था और जो गवाहान थे, वो तमाम की तमाम चीज़ों की आपस में कोहेरेंस हो चुकी थी, लिहाजा वो केस इस्टेब्लिश हो रहा था प्रोसिक्यूशन का, इसी वजह से प्रोसिक्यूशन को कामयाबी मिली है। कई जगहों पर केस वैसे मेरिट्स के एतबार से अच्छा मजबूत केस है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उस केस को कमज़ोर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर कुछ लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। तो लिहाजा ये कहना कि तमाम की तमाम लोगों को सजाएं मिलेंगी, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा हसन साहब, चलें, ये तो आपने बड़ा क्लैरिटी से बता दिया, जारी बात है जिस पर जो चार्ज फ्रेम होगा वही उसी के मुताबिक की सज़ा भी होगी। लेकिन एट दी एंड तो फिर फैसल चौधरी भी कह रहे थे टीवी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान वो बात कर रहे थे, उनका कहना था कि ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता डी सीट हो जाएंगे जब इन पर कन्विक्शन होगी, फर्द जुर्म आयद होगा या गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। तो इस पे क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? कुछ ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है या ये केस कंक्लूड होते हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते जाते टाइम चूंकि लेंगे अच्छा खासा, तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन की कोई तलवार वगैरह नहीं लटकेगी? नहीं, जिसकी कन्विक्शन होगी वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया ना ऑटोमेटिकली, वो तो कॉन्सिक्वेंस है। अगर इवन द टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट किसी की कन्विक्शन हो जाए, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तलाल चौधरी की हुई थी, तो वो तो सज़ा होगी ना जी उनको, वो तो कन्विक्ट हो गए, 5 साल के लिए नाहल हो गए। हाँ, लेकिन अगर ये कहना कि फ़र्द जुर्म आयद होने पर कन्विक्शन होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फ़र्द जुर्म आयद होता है, फिर ट्रायल होता है, फिर आपके क्या कहते हैं गवाह आते हैं, गवाहों के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और फिर उसके बाद जो है वो ट्रायल कंक्लूड होकर फैसला होता है। तो लिहाजा ये कह देना, फैसल चौधरी साहब ने भी थोड़ा सा आपको मालूम है डरा रहे हैं लोगों को अपने, क्योंकि उनकी मुखालफत काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं कि लोग उनसे जो है वो पीटीए वाले उनसे रुजू करें या उनके साथ जो है वो दोबारा वाइट फ्लैग कर लें। मेरे ख्याल के मुताबिक फैसल चौधरी साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन आप जिस तरह फरमा रहे हैं अगर उन्होंने यही बात की है तो वो बात उनकी हक़ाइक़ के मुनाफी है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन होनी है, कुछ अरकान असम्बली यकीनी तौर पर डिस्क्वालीफाई होंगे जिनका रोल था, जिन लोगों ने जलाओ घराव किया, जिन लोगों ने रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और वो हमला इस्टेब्लिश भी अगर प्रोसिक्यूशन के केस में हो गया तो यकीनी तौर पर उन लोगों की सजाई भी होंगी, और सजाएं होंगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है कन्विक्शन है। उमर अयूब साहब का जो मामला है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। उमर अयूब साहब के लिए ऑलरेडी खतरात पहले से मौजूद हैं, और उमर अयूब साहब जो है इस बात का इम्कान है, बाबर नवाज साहब जो उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं, उनके पास सॉलिड एविडेंस मौजूद है उमर अयूब साहब के खिलाफ, और उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी कर ली है। तो वहाँ पर देखें कि शायद जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो जाए उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें उमर अयूब साहब ने डी सीट होना है। अच्छा, उन पर तो याद सादिक साहब ने रेफरेंस भी भेजा है आज जो आप फरमा रहे। जी जी, उमर अयूब साहब के लिए जो है ना वो मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, अगर सच पूछें तो उमर अयूब साहब से मुतल्लिक़ खुशी है, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरीके से उन्होंने हालिया दिनों में बयानात दिए, जिस तरीके से उन्होंने मोरलाइज किया कौम को और अफवाज को, और ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान आकर पाकिस्तान को मारेगा, उन्होंने ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के पास अपना डिफेंस नहीं रहा, उन्होंने ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के माली मामलात भी कमज़ोर हैं, और हमारी जो अफवाज हैं और गवर्नमेंट है उन्होंने ख़ुद ही अपना जो डिफेंस है वो यूक्रेन को बेच दिया है। तो इस किस्म की जब आप जो है वो फ़ज़ा जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसे बंदे के साथ अगर इस किस्म का काम हो तो उस पर मेरे ख्याल से आपको भी खुशी होनी चाहिए फात भाई। अच्छा, मुझे हसन अयूब साहब ये भी आपसे जानना है कि बानी पीटीआई ने अक्सर कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से वो बात करना चाहते हैं, अब तक उनको जितना भी टाइम जेल में हो गया, इस दौरान क्या अगर कोई ऑफ़र आती थी या जैसे वो कहते थे कि मुझे कहा गया कि 3 साल के लिए खामोश होकर बैठें, इस तरह के पैगामात भी क्या वो हाई ऑफिशल्स की तरफ से नहीं आते, या बिल्कुल कोई सिविलियन बीच में वाया है जो वो बार बार कहते हैं कि मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूं? इस गुत्थी को सुलझाइए ज़रा, ये क्या एग्जैक्ट बात है? एग्जैक्ट बात ये है जी कि एक साहब थे जो एक आपको मालूम है कि ताकतवर हलकों के साथ वहाँ से उनके जो है वो उसी डिपार्टमेंट से हैं, ताकतवर डिपार्टमेंट से। उनका जो उम्र में वो मुझसे कम है, वो उम्र में मुझसे कम से कम 3-4 साल छोटे हैं, तो आप उनके रैंक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके साथ बानी चेयरमैन साहब की मुज़ाकरात होते थे, अगर आप ये बात पूछ रहे हैं तो। और उनके हालिया दिनों में प्रमोशन हुआ है, तो वो वहाँ पर उनसे मुलाकात अब किसी और बंदे से उनकी शायद हो रही होगी। इससे ऊपर बानी चेयरमैन की ना बातचीत हुई है, ना उनके मुज़ाकरात हुए हैं,
और मुज़ाकरात क्या हुए हैं जी? उनके अली अमीन गंडापुर साहब आके कोई बात कर जाएं, उसको वो मुज़ाकरात का नाम दे रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है जी। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, उनसे बातचीत होती भी रही है और बातचीत होनी भी चाहिए। जुनैद अकबर साहब चेयरमैन हैं PSC के और वो प्लस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के। अगर उनके साथ किसी के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो हो भी सकते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ वो किसी हाई लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये सब जो है राम कहानी है, ये सब झूठ है, ये सब जो है वो जो है वो लफ्ज़ी अपनी अना की तस्कीन है, इससे ज़्यादा किसी बंदे से नहीं हुआ। अब आप ये देख लें कि वो साहब जो है वो प्रमोट हुए हैं, जो जिनकी एज मैं आपको बता रहा हूं कि मुझसे कम है, जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के, और उन्हें कह रहे थे कि मेरी बेगम से मुलाकात कराओ, मुलाकात भी उन्होंने से करा दी थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा हाई ऑफिशियल्स की जानिब से, जैसे वो कहा गया कि उन्हें ब्रीफ किया गया, जंग से पहले उन्हें एतमाद में लिया गया, फिर उन्होंने हमायत का ऐलान भी किया, ये भी बताया कि सोशल पेजेस भी हमायत करेंगे सारी और फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। ये जो स्टोरीज इस तरह की थी चल रही, उन पे क्या टेक है फिर आपका? देखिए जी, इसमें नजम सेठी साहब कहते हैं कि ने ये खबर दी थी तो वो खबर उनकी दुरुस्त नहीं थी। मैंने कह दिया था कि नजम सेठी साहब सीनियर हैं, मेरी उतनी उम्र नहीं है जिनका सहाफ़त के अंदर उनका तजर्बा है। उनकी तमाम इज़्ज़त तकरीम अपनी जगह, लेकिन खबर के मेरिट्स पर अगर बात की जाए तो वो खबर उनकी बिल्कुल जो है वो टेबल स्टोरी है। किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी किस्म की कोई सहूलतकारी इमरान खान साहब को ना मिली है, ना पेशकश हुई है और ना ही आने वाले दिनों में उनको ये होगी। इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो उनकी अपनी जो है वो बनाई हुई मुश्किलात हैं। उनको किसने कहा था कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो है वो मलक रियाज साहब को आप सहूलतकारी फराम करें? उनको किसने कहा था कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस करें? तो इमरान खान साहब ने ये सारे काम खुद किए हैं, लेकिन अब इस केस को भी सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है तहरीक-ए-इंसाफ। ये 100% क्रिमिनल केस है और ये जो जजमेंट है 190 मिलियन की, फाद भाई आई एम श्योर कि आपने पढ़ी होगी, उस जजमेंट में झोल नहीं है। वो जजमेंट जो है वो अच्छी जजमेंट है। वो नासिर जावेद राणा साहब ने जो फैसला लिखा, एक तो बात आपको बताऊं कि उन्होंने एक एक लफ्ज खुद लिखा है, अपने किसी जो है ना वो टाइप राइटर को भी साथ नहीं बिठाया, तो इसी वजह से उसको टाइम लगा। 1 साल लिया उन्होंने उस जो है वो फैसले को, ट्रायल को कंक्लूड करने में, बल्कि साल से भी ज़्यादा अरसा लगा है उसको। तो उन्होंने कोई हेस्ट में भी फैसला नहीं दिया, जैसे इद्दत केस का फैसला जल्दी में आ गया और जल्द में आ गया, बल्कि अनड्यू उन्होंने उसको डिले किया था। आखिर में मुझे इस मामले के अंदर में तो वो फैसला बरकरार रहेगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जैसे कहा जा रहा है कि खबर दे देता हूं आपको, जी खबर ले लें जी, प्लीज खबर ले लें फाद भाई, खबर ले लें जी। खबर ये है कि एक मखसूस नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेगी, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। और दूसरी बात, बजट के बाद और इस केस के फैसले के बाद 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। वो क्या करेगी 27वीं आईनी तरमीम जी? उसमें क्या होगा? वो रावी के चैन को मजीद चैन में तब्दील कर देगी। क्या करेगी जी? रावी के चैन को मजीद चैन में जो है ना वो तब्दील कर देगी। अच्छा, सही है, बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब जी। उन्होंने तो एक तो उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए शख्सियात जाती हैं उनकी उम्र हसन अयूब साहब से भी 4 साल छोटी है, तो वो कह रहे थे कि इससे आप उनके मर्तबे का या रैंक का अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम भी आ रही है। तीसरा वो कह रहे थे कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें एक मखसूस नशिस्त भी जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिलेगी। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। गवर्नमेंट अगर सारी अपोजिशन को जेलों में रखेगी तो फिर वो गवर्नमेंट कैसे कहलाएगी? उसे गवर्नमेंट कौन कहेगा? और वो जो कहा जाता है कि अपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा? खेलदास कोहस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्हीं से ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहस्तानी साहब। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अपोजिशन को तो दीवार के साथ बिल्कुल दीवार में चुन दिया गया है। अभी देखें ना, स्पीकर अयाज सादिक साहब की जानिब से भी उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस चला जाता है। तो 9 मई के जो केसेस का नतीजा आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो तो इसके साथ है ना। क्या टेक है आपका सर इन सारे मामलात पे? बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने
कौमी असम्बली के फ्लोर पे अपोजिशन को दावत दी, जो PTI की क़यादत जो मौजूद थी, और उस वक्त बैरिस्टर गोवर साहब मौजूद थे असम्बली हाल में। उनको कहा और उन्होंने भी जवाबन ये कहा कि हम बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है, और स्पीकर का जो ऑफिस है उसके लिए मौजूद है। पार्लियामेंट की इससे बालादस्ती होती है, पार्लियामेंट के अंदर ही बातचीत होती है। मगर फाज साहब, आपको पता है कि PTI के जो बानी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, और हमेशा ये उनकी बहन की अलीमा खान की गुफ्तगू भी कुछ दिन पहले जो थी वो आपने सुनी कि जिस तरह वो मिन्नतें तरले और जो कर रही थी, और जो उनकी बाकी लीडरशिप भी जब जेल से बाहर आती तो यही कहते कि हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे। मगर आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी भी इनको इस तरह की कोई गुफ्तगू की ना कोई मौका दिया गया है, ना ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा जो मेरा मुद्दा है वो इस कोसानी साहब, मेरा में मुद्दा पढ़ना सिंपल चाहती है। बड़ा सादा सा है। अब देखिए ना कि अयाज सादिक साहब बड़े मोतबर हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, नून लीग का बड़ा नाम है, स्पीकर हैं। वो जब तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे दिए थे तो वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस ही नहीं भेज रहे थे उस वक्त उन इस्तीफों का, आपको याद होगा। फिर अभी आपके अपने हैं बाबर नवाज खान साहब, 82,000 लीड से हारे हुए हैं, और उनकी कंप्लेन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने कौमी असम्बली के कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं, तहरीक इंसाफ का चेहरा है, फेस है वहाँ का, उनके खिलाफ रेफरेंस वहाँ भेज दिया है। तो ये पिक एंड चूज नहीं फिर होगा गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट अपोजिशन को मजीद ज़्यादा दीवार के साथ लगाने की कोई और इंडिकेशन क्या होती है दीवार से लगाने की गवर्नमेंट की जानिब से? सर साहब, मैं समझता हूँ सरदार अयाज सादिक साहब ने अपने मनसब पे बैठ के जितना मेरिट पे इस हाउस को चलाया है, अपोजिशन को जितना वो उनका हक है उनको दिया है, तो मैं समझता हूँ इस तरह का कोई स्पीकर, मैं दूसरी दफ़ा MNA बना हूँ, मैंने PTI का दौर भी देखा है, एक फ़िरौनियत थी उस चेयर पे बैठे हुए शख्स की। मगर अयाज सादिक ने जब भी अपोजिशन में या PTI के MNAs पे कोई मुश्किलात हो, उनके जो एवन कोई भी इशू हो, उन्होंने मेरिट पे उनके काम किए। जो बात कानून की, देखें 9 मई एक जुर्म है और जुर्म की सज़ा होती है। एक कोई अदालत अगर किसी MNA या कोई भी PTI के रहनुमा 9 मई के जुर्म में सज़ा आती है तो ये कानून का 2 साल हो गए हैं इस 9 मई के जो सानिए को, तो ये कानून का काम है। और मैं समझता हूँ अयाज सादिक साहब भी कोई ऐसा काम नहीं, कानून के मुताबिक जो उसका मनसब उसको इजाज़त देगा वो ज़रूर वो काम भी करेगा, वो कार्रवाई भी करेगा। नहीं वो तो मैं समझता हूँ अगर 9 मई वो तो याद होगा, बानी PTI ने जेल में कई दफ़ा कहा कि आप 9 मई पर फुटेजेस ले दें, आप गवर्नमेंट के पास सारे का सारा डाटा था, गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूट उसे कर रही है, तो उसे हमें डाटा दें, हमें CCTV दें। जो CCTV लेके चले गए वही जानते हैं 9 मई कैसे हुआ, यानी वो गवर्नमेंट पे बार बार आप पे उंगली उठाते हैं। देखें वो उंगलियां तो सब पे उठाते हैं, और जो उंगलियां उठाते हैं वो अब उसको अपने आपस में एक जब बंदा किसी की तरफ उंगली उठाता है तो कुछ उंगलियां अपने आप पे भी आती है, मगर वो अपने जो जुर्म है या जो किए हुए कारनामे हैं उसको भी देखें। मुझे ये बताएं फाज साहब, कौन सा कानून ये इजाज़त देता है ये कि अपनी तनसीबात पे हमला करो? भुट्टो को फांसी हो गई, मोहतरमा शहीद हो गई, मैं नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इक़्तिदार से निकाले गए, जलावतन किए गए, कभी भी हमारी लीडरशिप ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। ये तो एक तो भारत ने 10 मई किया है, दूसरा 9 मई PTI ने किया है, दोनों की सोच एक है। आप देखें 9 मई में भी तनसीबात पे हमला किया गया, 10 मई को भारत ने भी यही हरकत करने की कोशिश की, और IMF को ख़त भी एक PTI लिखती है, दूसरी भारत लिखती है। तो आप ये भी जोड़ रहे हैं, देखें इनकी सोच को देखें और इनके मकासद देखें, तो एक ही मकासद है, तो फ़र्क तो कोई नहीं है। तो इन जुर्मों की सज़ा होनी चाहिए। 2 साल हो गए, मैं समझता हूँ और भी MNA जो इन्वॉल्व हैं उनको भी सजाएं होनी चाहिए कानून के मुताबिक। जब ऑपोजिशन ही नहीं होगी आपके पास, ऑपोजिशन ही नहीं होगी, ऑपोजिशन सारी जेलों में होगी, अभी भी है, तो गवर्नमेंट फिर सर काहे की होगी? गवर्नमेंट तो पहचानी जाती है अपनी ऑपोजिशन से, चीज़ें तो अपनी रेसिप्रोकल से पहचानी जाती हैं, अपनी जिद से पहचानी जाती हैं ना, अंधेरा उजाले से पहचाना जाता है। आप सारे के सारी ऑपोजिशन को जेलों में डाल देंगे मजीद, तो और क्या फिर मिलेगा आपको? देखें ये इमरान खान साहब ने किया था, अपोजिशन लीडर को भी जेल में डाला था, तमाम हमारी सीनियर क़यादत जेल में थी, तमाम काफ़ी हमारे सीनियर जो थे जेल में थे, हम अपोजिशन कर रहे थे, जेल से भी कर रहे थे।
बदकिस्मती से ये है कि ये जो मौजूदा असेंबली में बैठे हुए पीटीआई के एमएनए हैं, ये अपोजिशन इसको आप नहीं कह सकते। ये सारे अपने मकासद के लिए, अपने पावर के लिए, अपनी मराहत के लिए बैठे हुए हैं। इनको कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे। हमें तो खुशी हो कि अपोजिशन हमें निशानदेही करे, जो हमारी अगर पॉलिसी में कोई कमी है हमें वो बताएं। अगर अवाम के मसाइल पे हमने तो अपोजिशन होगी तो कोई निशानदेही करेगी। उन्हें तो कुट लगा रहे हैं आप, गवर्नमेंट सारी जो है उन्हें कुट रही है, मार पड़ रही है उन्हें। देखें, गवर्नमेंट ने, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, इन्होंने पाकिस्तान की जो सियासत है उसको तबाह किया। हमने मईशत भी ठीक कर दी, हमने अपने दिफा को भी मजबूत किया, हमने सलामती पे भी हमने करके दिखाया, हमने दुश्मन को के भी करके दिखाया। और पाकिस्तान का जो इस वक्त मोरल दुनिया में है वो बड़ा है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त बड़ी है। मैं आपको बताऊं फहाद साहब, मैं रोम गया था पोप के जो तकरीबात में, जब मुझे फ्लैग लगा हुआ था पाकिस्तान का, तो जो मुझे इज़्ज़त मिली, मैं समझता हूँ पहले भी मैं कई दफ़ा बाहर गया हूँ, मगर इस दफ़ा जो मुझे इस झंडे को, इस वतन को जो इज़्ज़त मिली है, मैं समझता हूँ ये कामयाबी है हुकूमत की, झंडे की तकरीम और इसकी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की। और ज़्यादा इजाफा ही होगा इंटरनेशनली जब आप इंसानी हकूक़ के जितने चार्टर हैं उन पर अमल दरामद करेंगे। अपोजिशन जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। आप तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट है और वही दोबारा रहेगी और पता नहीं 10, 12, 15 साल का गवर्नमेंट का मंसूबा है और गवर्नमेंट नहीं चलना है। तो अपोजिशन होगी तो सर कोई हेल्दी इधर डेमोक्रेटिक आप जो नॉर्म्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकेंगे। वो अकेले ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, उन नॉर्म्स को हुकूमत ही करती रहेगी। सर अपोजिशन होगी कोई नहीं। फहद साहब जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे तो अमेरिका में जाके कहते थे कि मैं एयर कंडीशन जेल से निकालूंगा, मैं इनको ये करूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बता दें ईमानदारी से, कभी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारे कायद नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा हमारी वज़ीर आला पंजाब, कभी एक लफ्ज़ कहा हो कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको जेल में इस तरह करेंगे, हम इनको जेलों में डाल देंगे? देखें, जो उनके कानूनी मामलात हैं वो कानूनी तौर पे अदालतों से हल होने हैं। हमारा कोई इनसे, हमारे सियासी हरीफ ज़रूर है, हमारी दुश्मनी नहीं है। इन्होंने हमसे दुश्मनी करके हमें दीवारों में चुनने की कोशिश की। आपने देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब, उसके खानदान, नहीं कोई साहब अदालती मामला भी तो आपके साथ ही, आपके अंदर ही चल रहे हैं। प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट के पास है ना, गवर्नमेंट नहीं, मुकदमात सारे जिन्होंने, पुलिस जो है आपके सामने, प्रोसिक्यूशन किसके पास है? आपके पास है सारी। आप, मुझे तो हैरत होती है एक पाकिस्तानी के, मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि 2 साल क्यों हुए? ये तो 9 मई में, महीने में, आप बरतानिया में इस तरह होता है तो 4 दिन में फैसले आ जाते हैं, 15 दिन में। हमारा तो अदालती निज़ाम ऐसा कमज़ोर था कि ये 2 साल लग गए हैं इनको सज़ाएँ होने में। और इसको तो मैं कहता हूँ कैफ़र किरदार से पहले ही पहुँचना चाहिए था, जो संगीन जुर्म किया है। मुझे बताए, रियासत एक माँ होती है, माँ पे कोई हमला करता है? ये जुर्म किया है, ये तोशाखाना जो करप्शन है, ये इनके अदालती मामलात हैं। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमारी कोई ख्वाहिश है। हम इनका सियासी मैदान में ज़रूर मुकाबला करेंगे। हम जो ये कहते थे, हमारी लीडरशिप वो नहीं कहती कि जिस तरह वो बानी पीटीआई फरमाते थे। हमारा कोई इस तरह का एजेंडा नहीं। हमारा एक ही, मैं आपको बताऊं, फोकस है कि पाकिस्तान को हम एशियन टाइगर बनाएं, पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे। और अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने पाकिस्तान को उस रास्ते पे अब उसका आगाज़ हो चुका है। मईशत भी बेहतर हो रही है, दुनिया से सरमायाकारी। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आप सुन रहे थे ये सारी, और इसके साथ आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में फिर अपोजिशन के हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन एंडिंग नोट फिर वही, जहाँ तस्दीक आई है हमसाया मुल्क से, जहाँ भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस हैं जनरल अनिल चौहान, जिन्होंने तस्दीक की है कि तैयारे गिरे हैं, लेकिन वो फैक्टर्स जो बता रहे हैं वो कुछ तकनीकी बातें कर रहे हैं जो कि अजीबोगरीब और मज़े का खेज लगती हैं सुनने में भी, और उन लोगों के लिए भी जो जानते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड और कितने तैयारे उनके गिरे हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।